से ऐसा है, एक बार क्या है आपको बता देंगे रास्ता। एक बार क्या किसी के साथ जाना है, आज इनके साथ जाना नहीं, अच्छा 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 अच्छा, चलो चलो कौन कौन से क्वेश्चन बने हमारे, एक बार क्वेश्चन पे नजर मार लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगर किसी को लिखना है तो फटाफट लिख ले, क्योंकि मेंस की तैयारी करनी है। अब मेरा क्या है, कोई वो नहीं होगा, अब केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो देख लो एक बार मैंने क्वेश्चंस बनाए, तो अगर आपके साथ में बैठ रहे हो क्वेश्चन, तो एक बार उन क्वेश्चंस को देख लो कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है पूरा सीपीसी का। सीपीसी का जो भी क्लासिफिकेशन है पूरा याद रखो, वर्गीकरण हमको चैप्टराइजेशन सहित याद होना चाहिए पूरा सीपीसी। एक प्रारूप याद होना चाहिए कि सीपीसी क्या है, पहला तो ये चीज याद होनी चाहिए। दूसरा आपका जो हिस्ट्री ऑफ सीपीसी, इतिहास क्या है इसका। 1959 से पहले जो भी कस्टम मैन यूजर्स थे उनके हिसाब से करते थे, जो भी इंडियन हिसाब से, तो इंडियन लॉ के हिसाब से, इंडियन नहीं मतलब कह रहे हैं, हिंदू लॉ के हिसाब से, मुस्लिम लॉ के हिसाब से डील करते थे वहां के शासक। पर जब 1959 का जब एक्ट बना, अंग्रेज जब बनाए थे, उन्होंने कंसोलिडेट करके एक एक्ट बना दिया सीपीसी। तो सिविल न्यायालय से संबंधित जितनी प्रक्रिया थी वो सब इसी से क्या है, शासित होती थी, ठीक है। तो 1959 से लेकर 1908 तक ये बना। तो ये तो इतिहास हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अमेंडमेंट वाला कहां से, 1949 से लेकर जो प्रवर समिति है, ज्वाइंट कमेटी, उसने क्या है 1949 से लेकर 2014 तक अमेंडमेंट किए। कौन से क्रम संख्या, इनकी एक्ट नंबर भी याद रखना। एक्ट नंबर जैसे 1976 का एक्ट नंबर है 104, ठीक है। 99 का है 46 और उसका 22 है, ठीक है। तो विद एक्ट नंबर। तीसरा इसी के अंदर एक क्वेश्चन बनता है, 1999 और 2000 के जो अमेंडमेंट है उनमें क्या मेजर परिवर्तन किए गए थे। ये बहुत ज्यादा है। सलीम जो भी है बार एसोसिएशन का जो तमिलनाडु का केस था, उसके अंदर क्या क्या लेटेस्ट अमेंडमेंट किए गए थे, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इसको अल्ट्रा वायलेंस नहीं माना है। ये क्वेश्चन आता है कई बार और इंटरव्यू में पूछ लेते हैं सीपीसी के, तो लिख लेना 1999 और 2000 में जो संशोधन हुए, क्या क्या संशोधन हुए थे, ठीक है। तो ये हमारे यहां तक क्वेश्चन हो गए थे। फिर एक क्वेश्चन बनता है, सीपीसी का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसके अंदर मैंने एक केस भी लिखाया था वहां पर, वो ये कहता है विशुद्ध रूप से क्या है, सीपीसी है। और ये क्या है, गोविंद वाला केस था एक, गोपाल वाला, ठीक है। वो वाला क्या उद्देश्य संबंधित केस है। तो कौन सा केस किससे संबंधित है वो देख लेना, उद्देश्य देख लेना। क्या ये पूर्ण विधि है, पूर्ण विधि के लिए भी मैंने हम केस लिखाया था कि 151 उसको पूरा करता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है इसी के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये कौन सी विधि है, ये भूतलक्षी विधि है या कौन सी विधि है। तो महादेव वाला केस था इसके अंदर, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन बनता है, धारा और आदेश में अंतर, डिफरेंस, धारा व आदेश में अंतर क्या होगा, ठीक है। लिखते जाइए आप सारा। दूसरा क्वेश्चन बनता है, सीपीसी कहां लागू होती है, कहां लागू नहीं होती। तो कहां लागू होती है, संपूर्ण भारत पर। कब आया था, 21 मार्च को, और लागू हुआ था 1 जनवरी को 1909 को, ठीक है। और ये कहां लागू नहीं होती है, तो मैंने आपको इसमें 5 पॉइंट बताए थे। नागालैंड राज्य, जनजाति क्षेत्र, और याद रखना कई बार पूछा जाता है जनजाति क्षेत्र किसे कहते हैं। आरजीएस का मेंस के अंदर एक क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइबल ऑफ इंडिया, ट्राइबल इंडिया, वो ट्राइबल एरिया। तो जनजाति क्षेत्र क्या होता है, जनजाति क्षेत्र से है जो 21 जनवरी 1976 से पूर्व, जो संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 के अंदर यथा निर्दिष्ट है, असम की जनजाति क्षेत्र। याद रखना सभी जनजाति क्षेत्र नहीं है, ऐसे तो रेलवे में आपने राजस्थान में भी जनजाति क्षेत्र है कि नहीं, टीएसपी एरिया है कि नहीं है, पर उस जनजाति क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, वहां पर तो सीपीसी लागू होगा। तो कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना कि सारे ट्राइबल एरिया की बात नहीं कर रहा, ओनली जो 6ठी अनुसूची के पैरा 20 के अंदर दे रखा है असम जनजाति के क्षेत्र जो है वही जनजाति क्षेत्र होंगे। इसके अंदर स्पष्टीकरण में साफ दे रखा है, जी समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है कि हाँ, पहला मुझे बताया था नागालैंड राज्य, दूसरा जनजाति क्षेत्र, तीसरा विशेष विधि, चौथा है स्थानीय विधि, और 5वां है अन्य विधियां जिनको विशेष अधिकारिता और शक्तियां और उनकी प्रक्रियाओं पर ये सीपीसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 पॉइंट हो गए इसके अंदर,
ठीक है। और फिर जो हमारा मेजर क्वेश्चन बना था, डिक्री क्या है, नहीं हाँ इसके एक और चीज देख लेना, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 मतलब डेफिनेशन क्लोज, कहां से लेकर 1 से लेकर 20 तक के सारे याद रखना है आपको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शन 2, ठीक है। इसका वर्गीकरण याद रखना कि कौन से नंबर पे कौन सा वो है। और इस बार देखो कम से कम 10 क्वेश्चन आए एफईओ के अंदर, ऐसे जेलो के अंदर आएगा सीपीसी, तो सीपीसी में सीधा क्वेश्चन पूछते हैं यहां से, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है डिक्री क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रारंभिक और अंतिम डिक्री क्या है और इसके मध्य अंतर, मीन्स एंड डिफरेंस। शॉर्ट में लिख लीजिए, आपको सब आंसर आपको खुद, अर्थ व अंतर, पूरा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसी के अंदर कि किन किन मामलों में, इसी में आगे बढ़ा दो या फिर आगे बढ़ दो, किन किन मामलों में प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री प्रदान की जाती है। तो ऑर्डर 20 के 12 13 14 15, आपने 15 नहीं छोड़ा, 16 18 इनके अंदर प्रारंभिक डिग्री दी जाती है, ठीक है। और अंतिम डिग्री कहां दी जाती है, ऑर्डर 34 के 5 8, बताया था आपको, पुरोबंध का बाद जो बंधक के लिए लाते हैं, मोचन का बाद, पुरोबंध का बाद, उसके अंदर क्या है, अंतिम डिग्री दी जाती है, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाइए, डीम्ड डिग्री क्या है, डीम्ड डिग्री क्या है, और क्वेश्चन आगे इसको और विस्तार करिए, अफसाना इसको विस्तार करना, संहिता के अंदर कहां पर, संहिता के अंतर्गत कहां पर डीम्ड डिग्री का वर्णन किया गया, सर्च आउट करो, कहां पर डीम्ड डिग्री के बारे में बताया गया। केवल ये 2 डीम्ड डिग्री नहीं है, बात को नामंजूर किया जाना और धारा 144 का, और भी कई डीम्ड डिग्री है, जैसे 58 बताया था, ऑर्डर 21 रूल 58, और भी है अबेटमेंट ऑफ सूट, जब सूट का अबेटमेंट हो जाता है तो भी डिग्री अबेट वो हो जाती है, ठीक है। हाँ गुड मॉर्निंग। जैसे अगर किसी एलआर को नहीं बनाया आपने पक्षकार, तो निर्णय बिल्कुल वो हो जाता है और डिग्री मान ली जाती है, तो अबेटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत जगह, और कहां पर उसको डिग्री नहीं माना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, किसे डिग्री नहीं माना है, ऐसे भी संहिता के अंदर बहुत जगह, तो हर जगह को बताने की जरूरत नहीं पड़ी उनको, उन्होंने बोला ऐसे आदेश जिनकी अपील होती है वो, अब कौन कौन से आदेश है जिनकी अपील होती है, उसको डिग्री नहीं माना है, तो जिन भी आदेश की अपील होती है, अपीलेबल ऑर्डर, उनको किसी को भी डिग्री नहीं माना है। ऑर्डर 42 106 से लेकर 106, वो 104 से लेकर 106 तक, तो केवल ये मत सोच लेना कि केवल 2 ही यहाँ पे डीम डिग्री माना है, ये इन दोनों को डीम डिग्री नहीं माना है, बहुत सारी डिग्रियां माना है। यहाँ पर तो केवल एक उदाहरण स्वरूप बता दिया आपको कि भैया हम आपको न्यायालय या विधायिका का ये आशा है, अपेक्षा है कि इनको भी डिग्री समझा जाए, और भी कई जगह है जिनको डिग्री समझा जाता है, ठीक है। और कई ऐसे है कि जिनको डिग्री नहीं समझा जाएगा, भले ही उसमें क्या है आदेश दिया गया हो। ये समझ में आ गया आपको, तो ये आपको थोड़ा सर्च आउट करना है, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो कल मैं इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है, या फिर मैं डाल दूंगा कौन कौन से को डिग्री नहीं माना है, पर आप थोड़ा मेहनत करिए इसके बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, क्या कोई ऐसी अवस्था है, इफ एनी स्टेज, क्या कोई ऐसी अवस्था है जिसमें आवेदन के पश्चात डिग्री जारी की जाती है। देखिए आपने डिग्री की परिभाषा पढ़ा था किसी वाद में, इन एनी सूट, ठीक है, किसी वाद में। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या आवेदन किया और उसके आधार पर भी डिग्री जारी की जा सकती है। यहां पर जो डिग्री दे रखा है केवल वाद में, इसको पूर्ण मत समझना, क्योंकि विधायिका का ये आशय नहीं है कि केवल वाद में ही है। मैंने निर्धन व्यक्ति का उदाहरण दिया था, निर्धन व्यक्ति अगर एप्लीकेशन देता है तो वो किस पर टर्न हो जाती है, वाद पत्र में बदल जाती है। ऐसे ही माध्यस्थम में, ठीक है, और ऐसे ही क्या है आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी ऐसे ही है, ठीक है। मैं केस लिखा दूंगा आपको, 95 एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। हाँ एक आंसर और लिख लीजिए, डिक्री व आदेश में अंतर। एक क्वेश्चन और बना लीजिए, डिक्री और आदेश में अंतर। तो आज आदेश भी कर लेंगे हम, ठीक है, कि आदेश किसे कहते हैं। तो हमारे कितने क्वेश्चन बन गए अभी, 16 क्वेश्चन बन गए। देखो 2 दिन के अंदर 16 क्वेश्चन बन गए। ये अब डेली के डेली हम क्या क्वेश्चंस बनाएंगे, और आप इसकी अलग से कॉपी बना लीजिए भले ही, और इनको कंटिन्यू याद करते रहिए।
क्योंकि आंसर, जितनी अच्छी आंसर राइटिंग होगी उतने ही आंसर आपके नंबर मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान किसमें देना है? आंसर राइटिंग में देना है आपको, छोटी छोटी बारीकियां चीजों से लेके। ठीक है, तो हम डिग्री दोबारा देख लेते हैं। डिग्री किसे कहते हैं? कोई बताएगा मेरे को डिग्री किसे कहते हैं? अब सारा बताओ, डिग्री किसे कहते हैं? के औपचारिक अभिव्यक्ति जो किसी वाद में सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों पर वो पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयक रूप से वो अधिनिर्णय करती है। अधिनिर्णय करती है, अवधारण करती है। मैंने याद नहीं किया और मैं पूरी भूल। ये मेरे को तुमसे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मैं किसी से एक्सक्यूज नहीं मांगता, क्योंकि क्या तुम्हें बहुत समय हो गया है। ठीक है, क्रिमिनली पढ़ रही हूँ। हेलो, हाँ बताइए सर। मैं बताऊं? हाँ बोलिए बोलिए। जी जी, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 2 में डिग्री की परिभाषा दी है, जिसके अनुसार डिग्री से न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है, जो कि वाद में के सब या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को डिसाइड करने से को वहां तक निश्चयक रूप से अवधारित करता है जहां तक कि उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय का संबंध है, और धारा 144 के अंतर्गत किसी भी प्रश्न का उदाहरण भी इसमें समझा जाएगा। और वाद को नामंजूर करना। हाँ जी जी सर, वाद को नामंजूर करना भी, वो मैंने सर पॉइंट बना के लिखे हैं सर, 2 नीचे। डीम डिग्री क्या होती है? डीम डिग्री देखिए, डीम डिग्री वैसे तो डिग्री नहीं होती, पर न्यायालय की विधायिका की अपेक्षा है कि उसे डिग्री माना जाए। जी समझ में आ गया? इससे डीम डिग्री कहते हैं। ठीक है, डीम डिग्री अगर बोलते हैं ना, डीम डिग्री किसे कहते हैं? तो डीम डिग्री उसे कहते हैं जहां पर विधायिका की अपेक्षा है कि उसे भी डिग्री समझा जाए या माना जाए। ठीक है, उसे डीम डिग्री कहते हैं। तो इन दोनों को क्या उदाहरण सहित बताया कि इनको डीम डिग्री समझा जाना चाहिए। ठीक है, केस का नाम लिखो, केस का नाम लिखो, लीला होटल्स लिमिटेड वर्सेस लीला होटल्स वर्सेस लीला होटल वर्सेस हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2012 सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इसके अंदर। कॉर्पोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट 2012 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि मध्यस्थम पंचाट भी एक डिग्री है। ये ध्यान दे लेना। केवल न्यायालय के अंतर्गत में क्या है, हम जनरली पढ़ते हैं कि न्यायालय के अंतर्गत मध्यस्थम नहीं आता है, पढ़ते हैं ना एविडेंस एक्ट में। ठीक है, परंतु क्या है, इस केस के अंदर बताया है कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम के तहत जो पंचाट प्रदान किया गया है, अवार्ड, जिसे अवार्ड कहते हैं ना, वो भी एक डिग्री के समान है। सेक्शन 2 सब क्लोज 2 सीपीसी के अनुसार इट्स इक्वली एज डिग्री। ये समझ में आ गया? तो कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मध्यस्थम, दिमाग लगा सकते बच्चे कि यार मध्यस्थम तो न्यायालय ही नहीं है और न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय किया जाता है, तो इसे डिग्री नहीं माना जाएगा। परंतु इस केस में बोला है पंचाट भी एक तरह की क्या है, डिग्री है, क्योंकि वो भी न्यायालय के, वो भी पक्षकारों के अधिकारों को क्या करता है, अवधारण करता है। ये समझ में आ गया? डिटरमाइन कर रहा है कि नहीं करता? एक अवार्ड भी तो क्या है, डिटरमाइन करता है। ऐसे ही समझौता डिग्री, क्योंकि वो भी समझौते से हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, पर वहां पर क्या पूरी चीजें देखनी होगी आपको। समझ में आ गया? आदेशों के अंदर भी कर रहा है वो, पर आदेश को डिग्री नहीं माना है, जिनकी अपील होती है। आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, एक केस और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए। ठीक है, जो मैं आपको बताया था कि क्या आवेदन को डिग्री माना जा सकता है। ठीक है, तो एक्ट में तो केवल वाद कर रखा है, पर आवेदन को भी डिग्री माना जा सकता है। कब? लिखिए, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 19, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 295 के तहत अगर आपने आवेदन किया है उत्तराधिकार के लिए, तो उसे भी क्या है, उसमें अगर कोई अधिकार प्रतिपादित किया है, उसमें कोई डिसीजन दिया है कि सर मैं इसका उत्तराधिकारी हूं, ठीक है, तो वो जो निर्णय दिया गया वो भी डिग्री होगी, क्योंकि वहां पर क्या है, उसे डिसाइड करता है। तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक है, इंडियन सक्सेशन एक्ट, एक होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट,
एक होता है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का धारा 295 के तहत, ठीक है। दूसरा है जो प्रोबेट मिलता है आपको, प्रोबेट आपको मालूम है, प्रोबेट मिलता है जब किसी बिल को न्यायालय के द्वारा क्या है उसको ऑथेंटिक कराना होता है, तो वो क्या हो जाता है, प्रोबेट बन जाता है, ठीक है। तो उसके विरुद्ध, प्रोबेट के विरुद्ध अगर आपने एप्लीकेशन दी है और न्यायालय ने जजमेंट दे दिया तो उसे भी एक डिग्री माना जाए। डीजे प्रोबेट देता है, बिल को और ऑथेंटिक कराने के लिए प्रोबेट लेते हैं, और ये भी आपको पता है, और सेक्शन 41 के तहत एविडेंस एक्ट में क्या है, ये निश्चायक साक्ष्य होता है। निश्चायक साक्ष्य होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो वहां पर निश्चायक साक्ष्य कॉन्क्लूसिव प्रूफ है ये, तो उसके विरुद्ध भी अगर आप, उसके विरोध में अगर आप आवेदन करते हो और उसके आपके पक्ष में निर्णय आ जाता है तो वो भी क्या होगा, डिग्री के समान होगा। तो आवेदन भी क्या बन गया, डिग्री का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट लिखिए, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9, 10, 11, 13 के तहत जो आप एप्लीकेशन लगाते हैं वो भी, उसमें भी अगर कोई आदेश वो निर्णय पारित किया जाता है वो भी डिग्री के समान होता है। तो ये आवेदन के द्वारा भी डिग्री मिल जाती है, कहने का मतलब है। सेक्शन 9, 10, 11, 13, ठीक है। और एक और एक्ट है लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का एक्ट है। उसके तहत भी अगर आप लैंड एक्विजिशन किया है, ठीक है, भूमि अवाप्तिकरण अधिनियम 1894, उसके अंदर भी अगर आपने, आपकी भूमि अधिग्रहण कर ली गई है, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से कोई अगर अधिकार प्राप्त करते हैं न्यायालय से, ठीक है, तो उसमें जो आदेश पारित करेंगे वो भी क्या है, एक तरह से डिक्री होगी। तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कितने सारी जगह है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना कि बाद में ही जारी की जाती है, आवेदन के अंतर्गत भी डिग्री जारी की जा सकती है। तो यहाँ पर संकीर्ण रूप से बताया गया डायरेक्ट में, पर कई जगह आवेदनों को भी, पर आवेदनों को बहुत सोच समझ के देखना, हर आवेदन नहीं है। मैंने कहा था 99% बाद में ही जारी की जाती है, सर्टेन केसेस में ही आवेदनों पर क्या है, डिग्री जारी की है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। जैसे मध्यस्थम न्यायालय को भी अगर आपने आवेदन किया, लिखा हुआ है नोट्स में, लिखा हुआ है, अगर आपने क्या है आर्बिट्रेशन के अंदर भी आपने आवेदन किया, मध्यस्थम निवाचन अधिनियम 1940 था, अब उसको क्या है आर्बिट्रेशन एक्ट 1999 समथिंग ऐसा है 96, उसके तहत अगर आपने आवेदन किया और कोई पंचायत दे दिया तो उसे भी क्या डिग्री माना जाता है। तो आपने देखा बहुत जगह आवेदनों को भी क्या है परिवर्तित कर दिया है। मैंने एक क्वेश्चन लिखाया था क्या, डिग्री और डीम डिग्री में अंतर लिखाया था, कल लिखाया, आज भी लिखाया, आज जितने भी 16 क्वेश्चन लिखा है उसमें नहीं लिखा है, लिखाया नहीं लिखाया, इतना ऊपर जाने की जरूरत है, लिख लो, आज लिख लो, इसी में लिख लो, आपके 16 क्वेश्चन में लिख लो, डिग्री व डीम डिग्री में अंतर क्या है। देखिए, डिग्री के अंदर अगर एक बार डिग्री जारी कर दी है तो रेस जुडिकेटर लागू हो जाता है, अर्थात उसी मामले के लिए दोबारा वाद संस्थित नहीं किया जा सकता। परंतु डीम डिग्री में एक बार वाद पत्र नामंजूर हो जाता है तो दोबारा वाद करने से आपको प्रवर्तित नहीं करेगा। ऑर्डर 7 रूल 13, ये समझ में आ गया आपको? यानी इसका मतलब है रेस जुडिकेटर लागू नहीं होगा, अर्थात आप दोबारा वाद कर सकते हैं। आगे बात समझ में? न्यायालय की क्या अपेक्षा है कि जिसको बार बार में ये बोल रहे हैं कि न्यायालय शुल्क दीजिए, न्यायालय शुल्क दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे, तो हम तो डिग्री बना देंगे। न्यायालय चाहता है कि आप अपनी मनमानी मत करो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ में क्या ऐसा आदेश पारित कर देंगे जो हमेशा ही मेंटेनेबल हो जाएगा। कौन सा समझ में आ गया? तो उससे न्यायालय क्या है अपेक्षा करती है कि ये भी क्या इस तरह से डिग्री का रूप धारण कर ले, पर एक ऑप्शन भी दे देती है कि आप चाहें तो उसके लिए वाद कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज बात नहीं कर सकते थे। तो ये एक बेसिक अंतर है कि रेस जुडिकेटर डीम डिग्री पे लागू नहीं होता है। ये बेसिक क्वेश्चंस। हाँ, ये बहुत जगह आएगा, बहुत जगह आएगा। तो जहां पर भी देखो, एक अच्छी बात बोली इन्होंने, जहां जहां भी ये कहे कि न्यायालय दोबारा वाद कर सकता है, पहले तो बोला वाद करने से प्रवृत्त वो रहेगा, वो क्या है डीम डिग्री, वो जैसे कई जगह लिखा होगा, ठीक है, तो वहां पर अगर वो दोबारा वाद कर रहा है तो वो डीम डिग्री समझिए आप उसको, जैसे बहुत जगह दे रखा है इसमें। चलिए, तो डिग्री का रिलेटेड हमारा सारा कंसेप्ट पूरा हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम डिग्री होल्डर।
डिग्री होल्डर किसे कहते हैं? तो डिग्री होल्डर जो डिग्री को धारण कर रखा है, जिसके पक्ष में डिग्री दी गई है, सिंपल सा है, या जिसके पक्ष में कोई एग्जीक्यूशन ऑर्डर दिया गया है, उसे डिग्री होल्डर कहते हैं। पक्षकार दो होते हैं। आयुषी क्लास में हो क्या? हाँ, वेरी गुड। नमस्ते। दो पक्षकार हैं, नमस्ते। दो पक्षकार हैं ए और बी, क्या दोनों डिग्री होल्डर हो सकते हैं? दोनों ने केस किया एक दूसरे के विरुद्ध, वादी प्रतिवादी, क्या दोनों डिग्री होल्डर हो सकते हैं? वैसे हाँ, वैसे नॉर्मल तो वादी होता है, लेकिन अगर आपने ये बताया किसने था कहा? ना, ये किसने नहीं, ये किसने कहा वादी होता है? वादी का वाद डिसमिस होकर प्रतिवादी के पक्ष में डिग्री आगे की जाती है। तो ये कभी पता नहीं चलता कि वादी सही है या प्रतिवादी सही है, ये कभी पता नहीं चलता। अब ये थ्योरी मत बनाइए कि ना वादी हमेशा डिग्री होल्डर होता है या वादी के पक्ष में डिग्री जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। निर्णय उसके विरुद्ध भी जा सकता है। तो पहला याद रखें कि वादी या प्रतिवादी में से कोई भी डिग्री होल्डर होता है जिसके पक्ष में डिग्री आ सकती है, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन ये क्या दोनों हो सकते हैं? यस। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जहां पर ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर किसी को भी अनुतोष प्रदान नहीं किया जाता, याद है आपको, तो वहां पर एक दूसरे को क्या किया जाता है? दोनों अपने अपने भाग का पालन करेंगे, तो दोनों ही डिग्री होल्डर हो गए। आई बात समझ में? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अगर संदर्भ से देखेंगे, आई बात समझ में आयुषी? ये इंटरव्यू में क्वेश्चन है क्या दोनों डिग्री होल्डर हो सकते हैं? यस, दोनों डिग्री होल्डर हो सकते हैं। जहां पर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर दोनों को कंपनसेट करना जरूरी है, या दोनों ही अपने आपस में क्या एक दूसरे के वो कर लीजिए, तो वो दोनों ही एक दूसरे की क्या करें? क्या कह रहे हो अफसाना? बोलते हैं क्या उसको, अमाउंट डिग्री, जहाँ दोनों को मतलब बराबर बराबर दे दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको अमाउंट डिग्री कह सकते हैं, ठीक है। वैसे मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है, पर इसको ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों डिग्री होल्डर सकते हैं। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है, क्या डिग्री के जो पक्षकार है उन्हीं में से दोनों में से किसी एक के पक्ष में डिग्री आएगी क्या? ए और बी, निर्णय तो एक के पक्ष में आता है, तो क्या दोनों में से एक कोई पक्षकार, जो मैं ये कहना चाहता हूं, जो कोई वाद का पक्षकार नहीं है, क्या उसके विरुद्ध डिग्री जा सकती है, डिग्री होल्डर हो सकता है? हाँ, ये तो हो सकता है। ये तो हो सकता है, इसीलिए कह रखा है दूसरा पॉइंट, जिसके विरुद्ध निष्पादनीय आदेश दिया हुआ। पहला तो जिसके पक्ष में है, तो दो पक्षकार तो साफ दे रखे हैं, पर जिसके विरुद्ध निष्पादनीय आदेश दे सकते हैं वो भी डिग्री होल्डर हो सकता है। मेरे देखो या फिर अपने नोट देखो, जिसके पक्ष में निष्पादन योग्य आदेश पारित किया जा सकता है, अर्थात भले ही वो पक्षकार ना हो, उसको भी डिग्री होल्डर बनाया जा सकता है। बस अदालत को उसके नाम बताना पड़ेगा कि किसके प्रति क्या है डिग्री होल्डर माना है। जैसे बंधकदार ए और बी केस कर रहे हैं पर मोर्गेज ही नहीं, ठीक है। उसने क्या है, पहले से ही उसके पास में वो है, तो अगर वो वादी जीत भी जाता है या कोई व्यक्ति जीत भी जाता है, तो इनडायरेक्टली डिग्री होल्डर कौन हो गया? बंधकदार हो जाता है। मैंने नोट्स में भी लिखा रखा है, ठीक है। ऐसे ही जो निर्णित ऋणी नहीं है, देखो निर्णित ऋणी की डेफिनेशन पे आओ, जिसके विरुद्ध डिग्री पारित हो या जिसके विरुद्ध कोई निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है। तो मेरा क्वेश्चन था, क्या जो पक्षकार नहीं है वो निर्णित ऋणी हो सकता है? हो सकता है। जो श्योरिटी होता है ना, जिसने जिम्मेदारी ली होती है, जिम्मेदारी श्योरिटी का एक्ट आपने अच्छी तरह पढ़ा है। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के खिलाफ केस किया, बी व्यक्ति की जिम्मेदारी सी लेता है। अगर ये जजमेंट डेप्टर बन गया तो इनडायरेक्टली जजमेंट डेप्टर कौन है? क्योंकि इसने जिम्मेदारी ली थी, भले वो पक्षकार नहीं थे। चीज समझ में आ गया? तो दोनों को संदर्भ, ये दोनों भी हो सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में, और दूसरा निष्पादन या अगर आदेश किसी अन्य के वक्त में पारित किया जाता है तो वो भी डिग्री होल्डर या जजमेंट डेटर हो सकता है। कौन समझ में आ गया? ये कहना चाहते हैं। तो कंप्लीट हो गया ये, इसमें कोई खास नहीं था। जिसके पक्ष में भी डिग्री जाएगी वो डिग्री होल्डर होगा, और जिसके पक्ष में विरुद्ध डिग्री जाएगी वो उसे जजमेंट डेटर बोलेंगे। ये समझ में आ गया? आइए, ये टाइटल सेक्शन है, पर याद रखने जो मेनली याद रखना था वो डिग्री था। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? जजमेंट। हाँ, एक बात और समझिए, ये फॉरेन कोर्ट होता है और एक फॉरेन जजमेंट होता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या प्रिवी काउंसिल फॉरेन कोर्ट है? बताओ अफसाना, प्रिवी काउंसिल सब जानते हैं? आयुषी बताओ, क्या प्रिवी काउंसिल नहीं पता ये है?
मुझे नहीं पता ये तो। नहीं पता ना। देखिए आज की तारीख में प्रीवी काउंसिल फॉरेन कोर्ट है, क्योंकि भारत में नहीं है आज की तारीख में। तो सर करंट में सुप्रीम कोर्ट है आज की तारीख में ब्रिटेन में, और जो भी भारत के बाहर स्थापित न्यायालय है वो सब क्या है, विदेशी न्यायालय है। तो प्रीवी काउंसिल कहाँ है, इंग्लैंड में, या इंग्लैंड का जो हाउस है, ठीक है, जो भी हाउस जो जजमेंट देते हैं वो सब क्या है, फॉरेन कोर्ट है। और उनके सारे डिसीजन क्या है, आज की तारीख में अगर वो प्रीवी काउंसिल कोई निर्णय देता है तो विदेशी निर्णय है वो। ध्यान देना, छोटी छोटी बातें होती हैं। चलो ये दोनों भी कंप्लीट हो गए, फॉरेन कोर्ट एंड फॉरेन जजमेंट। देखो बहुत अच्छी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहती है, एक बार फटाफट रीड आउट कर लें, क्योंकि अब क्या हमें थोड़ा आगे चलना है, मुझे ये 6 तक कंप्लीट कराना है। क्या ऐसा न्यायालय, विदेशी न्यायालय क्या है, ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो, देखो बैरक से बाहर, बैरक पे ध्यान दो बिल्कुल, जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा ना तो स्थापित किया गया और ना ही चालू रखा गया। तो आज की तारीख में केंद्र सरकार ने चालू रखा है क्या उसे, और केंद्र सरकार ने स्थापित कर रखा है क्या, तो जिस न्यायालय को स्थापित कर रखा है वो न्यायालय क्या, भारतीय का न्यायालय। जी समझ में आ गया। चलिए, और कौन सा है, भारत के बाहर। अगर भारत के अंदर तो सारे भारतीय न्यायालय, ठीक है। ये आइए, विदेशी निर्णय, विदेशी न्यायालय का निर्णय। अब जो भी विदेशी न्यायालय है जो भारत के बाहर स्थापित है उसके निर्णय सारे क्या होंगे, विदेशी निर्णय होंगे, ठीक है। इसकी जरूरत हमें 13-14 में पड़ेगी, क्या ये निश्चायक होते हैं कि नहीं होते, ठीक है, उधर देख लेंगे हम। सरकारी प्लीडर किसे कहते हैं, ये बेसिकली छोटी छोटी चीजें हैं। सरकारी प्लीडर के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी आता है जो सरकारी प्लीडर पर इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से अधिरोपित कृत्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। ये अपॉइंट बाय, जैसे देखो सिविल में क्या है, दोनों पार्टीज अपॉइंट करती है, परंतु राज्य सरकार जिसे किसी कार्य के लिए नियुक्त करती है वो गवर्नमेंट प्लीडर होता है, ठीक है। और ये जनरली कब आता है, जब सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद होता है, या संविधान के निर्वचन ऑर्डर 27A के तहत कोई वाद होता है, ठीक है, वहां पर सरकारी प्लीडर की बात आती है, ठीक है। और देखो इसके अंदर एक चीज और लिख रखा है, और ऐसा कोई प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अधीन कार्य करे, मतलब उसने किसी अन्य को भी अगर डायरेक्शन दे दी है कि मेरे बिहाफ से आप कर लीजिए, तो वो भी क्या है, सर वो प्लीडर सरकारी प्लीडर होगा। मतलब उनके साथ तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, ये समझ में आ गया। तो वो किसी को डायरेक्ट कर देता, मैं नहीं जा रहा आप चल जाइए, तो वो उसके बिहाफ पे भी चले गया तो वो भी गवर्नमेंट प्लीडर होगा, चाहे सरकार ने उसे नियुक्त नहीं किया हो, ठीक है। नियुक्त तो उसे किया है पर प्राधिकृत कर दिया किसी और को उसने, ठीक है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है। हाँ, निर्णय आते हैं 29। निर्णय क्या होता है, देखो निर्णय, देखो दोनों में आते हैं, आदेश में भी निर्णय है और डिग्री में भी निर्णय है। इसीलिए कई बार क्या है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। निर्णय जरूरी नहीं है कि किसी वाद में आए, किसी आदेश में भी अगर निर्णय देता है तो भी निर्णय होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यायाधीश द्वारा डिग्री या आदेश के आधार, डिग्री में भी है और आदेश में भी जो आधार बताए जाते हैं उसे निर्णय कहते हैं, जो ग्राउंड बताए गए उसे निर्णय कहते हैं। तो निर्णय क्या है, जरूरी नहीं है सूट में ही आए, अगर कोई ऑर्डर भी देता है तो वो ऑर्डर भी क्या है, एक तरह से निर्णय है। और जिसमें जो बेस देता है, जो ग्राउंड देता है, वो सब क्या कहते हैं, उसे निर्णय कहते हैं, ठीक है। और ये ऑर्डर 20 रूल 4 मैंने कल बताया था, इसके अंदर 4 चीजें होती है। संक्षिप्त कथन मैंने बताया था, ठीक है। और फिर क्या होता है, अवधारित प्रश्न, ठीक है, उन प्रश्नों का विनिश्चय करता है और विनिश्चयों के आधार बताता है। ये सब क्या है, कंटेंट है निर्णय के। ये समझ में आ गया। तो ये मत सोचना कि निर्णय केवल डिग्री उसमें ही आता है, बाद में आता है। आदेश भी देता है तो आदेश में जो आधार होते हैं वो भी क्या होते हैं, निर्णय होते हैं। आइए, आदेश किसे कहते हैं, देखो डिग्री में तो क्या होता है, डिग्री में क्या है, निश्चायक रूप से, निश्चायक रूप से क्या करता है, वो न्याय निर्णय करता है। क्या करता है, न्याय निर्णय, एडजुडिकेशन करता है। परंतु आदेश के अंदर क्या होता है, वो विनिश्चय करता है। क्या करता है, विनिश्चय करता है, मतलब वो डिसीजन करता है। तो ये इससे अंतर समझने की कोशिश करना, क्या है,
न्याय निर्णय में क्या था, अपने मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और फिर मेरिट के आधार पर निर्णय देगा। ये तो क्या है, डिग्री में होता है। परंतु डिसीजन वो अपने हिसाब से भी दे सकता है। मैं बोला आप डिसीजन करिए, तो आपका क्या होगा, स्वविवेकाधिकार हो गया। मतलब बिना सुने भी दे, सुनना जरूरी नहीं है। कौन सा समझ में आ गया? तो आदेश बिना सुने भी दे सकता है, पक्षकारों को सुनने की जरूरत नहीं है। सामने वाला नहीं आ रहा, एक्स पार्टी ऑर्डर ये समझ में आ गया, या टीआई ऑर्डर बिना सुने भी दे सकता है, पर बाद में डिग्री जारी करेगा तो बिना सुने डिग्री नहीं देगा। कौन सा समझ में आ गया? यहाँ पर न्याय निर्णय एडजुडिकेशन क्या होता है और डिसीजन क्या होता है। तो डिसीजन बिना सुने भी दे सकता है, ऐसा नहीं है बिना सुने हमेशा ही बिना सुने देगा, सुन भी सकता है पर कभी कभी बिना सुने भी दे सकता है। ये समझ में आ गया? तो ऐसे अगर निर्णय देता है, ठीक है, तो उसे आदेश कहते हैं, जो बिना सुने दे। तो क्या कह रहा है, सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति जो डिग्री नहीं है, साफ बता रखा है, नेगेटिव फॉर्म में बता रहा है, जो डिग्री नहीं है उसे क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, वही है एक्सप्रेशन, वो फॉर्मल एक्सप्रेशन इसमें भी दे रहा है, फॉर्मल एक्सप्रेशन उसमें भी दे रहा है, पर यहाँ पर डिसीजन दे रहा है, वहां पर क्या दे रहा है, एडजुडिकेशन, न्याय निर्णय कर रहा है। ये समझ में आ गया? ये कहने मतलब दोनों में बेसिक अंतर यही है, और मैंने अंतर भी लिखा रखा है, डिग्री और आदेश में अंतर। तो पहला अंतर यही है, ये समझ में आ गया? यहाँ पर डिग्री के अंदर न्याय निर्णय का आदेश होता है, ठीक है, प्रारूपिक अभिव्यक्ति होती है, और यहाँ पर विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति होती है। कि रिलीफ देना है नहीं देना, या फिर यहाँ पर दिमाग लगा के देता है, दिखाता है कि रिलीफ देना ही नहीं देना। जी समझ में आ गया आपको? डिग्री कितनी होती है? डिग्री केवल दो प्रकार की, प्रारंभिक और अंतिम। और आदेश तो कितने भी हो सकते हैं, एक सूट के अंदर कितने आदेश ले सकते हो, बहुत सारे आदेश ले, टीआई का आदेश ना जाने कितने आदेश लिख सकते हैं, एक्स पार्टी से लेकर ना जाने क्या। यहाँ आदेश ही तो है पूरी सीपीसी के अंदर, और उन आदेश के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म करते हो, सर ये आदेश प्रोवाइड कर दीजिए, प्रकटीकरण कराना है, दस्तावेज पेश करना है, ये सब आदेश ही तो लेता है, सर कमीशन जारी कर दीजिए, ये आदेश ही तो है। जी समझ में आ गया? तो आदेश कितने भी हो सकते हैं, पर डिग्री प्रारंभिक और अंतिम। जी समझ में आ गया? और एक मैंने अंतर लिखा रखा है, अंतर लिखा रहा है कि ये बाद में जारी की जाती है और ये आवेदन पर। तो ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा संशोधन कर देना, ये वाद और आवेदन दोनों पे जारी की जा सकती है। इस पर देख लो नोट्स, अंतर में लिखा हुआ है मैंने, ये केवल वाद पे जारी की जाती है। तो वाद और आवेदन दोनों पे हो सकता है। और मैंने आवेदन के कितने सारे तरीके बता रखे, देखो नॉर्मल आदमी बच्चे पढ़ता है नॉर्मल तरीके से, आपने थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख लिया ना आज, तो ये वाद और आवेदन पर दोनों पे ही डिग्री जारी की जा सकती है। और आदेश केवल और केवल किस पे जारी किया जाएगा, आवेदन पर। ठीक है, तो ये सारे दो तीन क्या है आपके अंतर जो है। हाँ, इसमें क्या है, अपील का भी देख लेना, यहाँ फर्स्ट और सेकंड अपील दोनों का अधिकार होता है डिग्री के अंदर, और यहाँ पर केवल आदेशों की अपील होती है, वो भी ऑर्डर 43 सेक्शन 104 106 के तहत। सेकंड अपील का कोई प्रावधान नहीं है, पर यहाँ पर डिग्री में फर्स्ट एंड सेकंड अपील, मूल डिग्रियों की अपील, अपीली डिग्रियों की अपील दोनों हो सकती है। हाँ, विनिश्चय आदेश, ठीक है, देखो याद करना है आपको, ठीक है, क्योंकि सीपीसी क्या है, मैं थोड़ा सा आपको, हाँ देखो इस पे लिख रहा है, अनगिनत आदेश हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, आदेश प्रारंभिक नहीं होते, हमेशा अंतिम होते, ठीक है, तो ये देख लेना आप, ठीक है, बाकी कोई वो है नहीं है। डिग्री देखो निश्चायक होती है, ये निश्चायक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, टेम्परेरी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ऑर्डर टेम्परेरी और परमानेंट दोनों ही हो सकते हैं। टीआई वो ऑर्डर होता है टेम्परेरी। चलिए, अब जो हमारा मोस्ट है, ये तो सब मैंने टाइटल हेडिंग है, तो अब एक क्वेश्चन और दो ताल लीजिए। निम्नलिखित को स्पष्ट करिए, निम्नलिखित को स्पष्ट करिए। ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, डिग्री डाल यानी डिग्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर, निर्णय ऋणी दोनों को एक साथ लिख लो, डिग्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर। दूसरा, विदेशी न्यायालय, विदेशी कोर्ट या विदेशी न्यायालय या विदेशी जजमेंट, दोनों लिख लीजिए, कोर्ट एंड जजमेंट, फॉरेन कोर्ट एंड जजमेंट। तीसरा लिखिए, निर्णय, और इसमें वही ऑर्डर 20 रूल 24 के आधार भी बता देना कि चार बातें भी बता देना
केवल एक लाइन का लिख के मत आ जाना। हाँ, एक बहुत बेसिक चीज और ध्यान दीजिए बच्चे, अफसाना आप ध्यान दो, दूर दूर लिखना है, एक लाइन के अंदर कम से कम 5 शब्द लिखने हैं, ये कैपेसिटी बना लीजिए, क्योंकि आप जितना पास पास लगते हैं उसको दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, और आप बिल्कुल ही लाइन नहीं छोड़ते, उसको बहुत प्रेशर आता है। आपके पास है पूरा पेज है, बहुत सारा पेज छोड़ता है, अगर आपने बेस दिया है पूरा पेज छोड़ रखा है, तो आप दूर दूर लिखने की कोशिश करिए। एक लाइन में 5 ही शब्द आए, 6 ही शब्द आए, जरूरी नहीं है 9 या 10 तक लेके जाओ आप, 5 शब्द मैक्सिमम एक लाइन के अंदर, तो इतना दूर दूर स्पष्ट लिखने की कोशिश करें। पेज नहीं बचाने, पेज बचाने के नंबर नहीं देते वहां पे, दूर दूर स्पष्ट स्पष्ट लिखने के आपको नंबर मिलते हैं वहां पर। भले 4 शब्द लिखे हो पहली लाइन के अंदर, कोई मैटर नहीं करता, पर आपके क्लियर आउट होना चाहिए पूरा पेपर वो सब। तो आप अफसाना बहुत पास पास में लिखते हैं, थोड़ा सा उसको देखे भी कि यार इसको थोड़ा सा मैं दूर दूर लिखने की कोशिश करता हूँ, वो आप देखते हो, मैं देखता हूँ एंड का जब 2 शब्द बचे होते हैं तो उसी में उसमें घुसा देते। तो ये कमी है, ये मेंस वाले के इम्पैक्ट पड़ता है कि यार इसकी क्या जा रही है, पेपर हम दे रहे हैं, सब कुछ हम दे रहे हैं, तो दूर दूर लिखने की कोशिश। इंग्लिश मीडियम वाली अगर आपने देखो पुरानी, अगर बच्चों की अगर नेट पे अगर आपको आराम से मिल जाएगी, तो पुराने अगर किसी ने क्या है अपने आंसर सॉल्व कर रखे कि मैंने कहाँ गलती हो गई है, खाने गलती है, पुराने बच्चों के नोट्स देखिए आप, जो कॉपी निकलवाते हैं उन कॉपियों को देखिए आप, इतना स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, दूर दूर लिखा हुआ है। यही तो चीज सीखनी है हमें, ठीक है? तो दूर दूर लिखने के प्रयास करो, और बड़े बड़े नहीं, लंबे लंबे, छोटे छोटे बने हो पर दूर दूर। बड़ा बड़ा लिखोगे तो लाइन छोड़नी पड़ेगी आप, ठीक है? कोशिश करो ऊपर वाला सेंटेंस नीचे, 2 लाइनें है हमारी, तो ऊपर वाला नीचे वाली लाइन से मिक्स ना हो। कई बार मात्रा नीचे लगा देते हैं या नीचे वाली ऊपर इतनी लगा देते हैं कि दूसरे वाले शब्द को टच करती है, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान दो। यही होती है आपकी हैंड राइटिंग वो, तो थोड़ा सा क्या है, आप भी बहुत पास में लिखते हो, ठीक है? मैटर ये नहीं करता लाइन के नीचे लिखते हो या नहीं लिखते हो, वैसे मैं भी लिखता हूँ, पर आपको लाइन पे लिखना है, ठीक है? वो लाइन बनाई इसके लिए रखी है, लाइन पे लिखने की कोशिश करो। चलिए, ये छोटी छोटी बुनियादी बातें हैं। हाँ, लाइन पहले नहीं आती थी, जब मैंने रिलीज दिया था जब नहीं आती थी, उस वक्त दिमाग खराब होता था क्योंकि मैं ऐसे लिखता था, ये टेढ़ी हो जाती है, देखिए लाइन एकदम टेढ़ी होती जाती है, ये थोड़ा सा राइट हैंड में फर्क पड़ता है तो टेढ़ी होती जाती थी, पर अब सही है, लाइन का आता है, तो दूर दूर लिखने की कोशिश करो आप, ठीक है? आइए अब जो हमारा ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है? निर्णय और आदेश, आदेश वाला भी लिख दिया क्या? आदेश भी लिख लिया, ठीक है? तो इनको और एक और लिख लो, सरकारी प्लीडर, सरकारी प्लीडर, और कोशिश करना जो यहाँ पर पब्लिक ऑफिसर ले रखा है, आईपीसी के अंदर पब्लिक सर्वेंट दे रखा है उसको, ठीक है? तो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? वहां पर 221 में है और यहाँ पर 217 के अंदर दे रखा है, तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है ये देखने करना है, तो लिख लीजिए यहाँ पे लोक ऑफिसर डिफरेंस, क्योंकि हमें कुछ चीज नहीं छोड़ना है। पिछली बार मेंस के अंदर, पिछली बार मेंस के अंदर ये पूछ लिया गया था कि ये कब निरसित हुआ था, सोच लो ये कब रिपील हुआ था, तो वो इतना नहीं छोड़ रहा तो कैसे छोड़ सकता है? तो ये भी देखने की प्रयास करना। आइए अब चलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री के बाद में। चलिए अब ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है। विधिक प्रतिनिधि, एलआर। तो पहले तो ये समझिए कि उत्तराधिकार और एलआर में क्या अंतर है। एक होता है ना उत्तराधिकार, सक्सेसर, और एलआर में क्या अंतर होता है। देखिए सक्सेसर एक संकीर्ण परिभाषा है, यानी मतलब एक कुछ कुटुंब के लोग ही उसके अंदर आते हैं, उसकी एक सीमित क्या डेफिनेशन है, उसके अंदर सीमित लोग ही आते हैं, परंतु एलआर के अंदर विस्तृत है। यानी आप ये चार्ट बनाएंगे तो ये एलआर है और ये क्या है, सक्सेसर है। मेरी बात समझ में आ गया? तो मतलब हर एलआर सक्सेसर होता है, पर हर सक्सेसर, मेरी बात समझ में आ गया? ये बात समझ लेना कि एक सीमित परिभाषा है सक्सेसर की, सीमित लोग ही आते हैं, पर एलआर के अंदर पूरे लोग आते हैं। ये समझ में आ गया? जो भी आप समझना चाहेंगे। तो अब इसको थोड़ा देख लेते हैं कैसे सर बहुत सारे लोग आते हैं, केस स्टडी के बारे माध्यम से बता दूंगा। देखिए 3 लोगों को एलआर बनाया गया है, 3 लोगों को एलआर बनाया गया है। पहला
जो मरने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, मरने के बाद में उस प्रॉपर्टी का रिप्रेजेंट करते हैं कि अब ये मेरी होगी। तो जनरली इसमें उत्तराधिकार आ जाते हैं। जितने भी उत्तराधिकार आते हैं वो किस में आते हैं, पहले वाले में आ जाते हैं कि जो मरने के बाद, मृतक के मरने के बाद में जो संपत्ति में क्या रखते हैं, संपत्ति में प्रतिनिधि करते हैं, विधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, एलार कहते हैं। इसको कहते हैं डी जूरी। डी जूरी, जूरी मतलब न्यायालय, न्यायालय उसे मान के चलती है। और ये जनरली मोटे स्तर में समझे तो ये उत्तराधिकार होता है। उत्तराधिकारी जितने भी होंगे वो पहले उसमें आ जाएंगे। डी जूरी मतलब जूरी के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, विधिक के द्वारा उनको माना ही गया है। मरने के बाद में उन्हीं के पास में प्रॉपर्टी जाएगी। ठीक समझ में आ गया। दूसरे जो मृतक की संपत्ति में क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, मतलब उनका भी उसमें कोई ना कोई रोल होता है। इंटरमीडिएट क्या कहता है, इंटरमीडिएट, ठीक है, जो प्रॉपर्टी में हस्तक्षेप करते हैं, मतलब उनका उसमें कहीं ना कहीं राइट मर्ज हो जाता है। मैं भले ही आपको उत्तराधिकार नहीं हूं, पर प्रॉपर्टी में मैंने भी कुछ अंश दिया था। जैसे कुर्की का मामला आ रहा है, जी समझ में आ रही, कुर्की करते हैं तो हम दो दोस्त थे, एक प्रॉपर्टी खरीद ली और आपकी प्रॉपर्टी कुर्क कर ली, तो मैं उसमें इंटरमीडिएट करूंगा कि नहीं, हस्तक्षेप करूंगा कि नहीं, भले ही मैं उसके विधिक प्रतिनिधि नहीं हूं। हम दोनों दोस्त हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उत्तराधिकार नहीं है, पर मैं उस प्रॉपर्टी में क्या करूंगा, इंटरमीडिएट करूंगा। जी समझ में आ गया, हस्तक्षेप करूंगा। तो हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति, मृतक की प्रॉपर्टी में हस्तक्षेप करने वाला, जैसे कोई आदमी मर गया, अब मरने के बाद में सबसे जानकार कौन आते हैं, कौन आता है, रिश्तेदार तो आते ही है। और कौन आता है, जो ऋणी होते हैं, जिनका ब्याज लिया होता है, वो इंटरफेयर करते हैं। अब उत्तराधिकारी है क्या, वो नहीं है। चीज समझ में आ गया कि भैया इस घर में क्या है, तेरे पिताजी ने जब मकान बनाया था मेरे से 10 लाख रुपए लिए थे, तो मेरा, भले मैं उत्तराधिकारी नहीं हूं और मैं इंटरफेयर करूंगा कि भाई इसमें से मेरा भी हिस्सा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये है। तो जो इंटरमीडिएट करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं मृतक की संपत्ति की, मृतक की मृत्यु के बाद में उनको क्या है, एलार बनाया गया। और तीसरा क्या कहता है, इसको कहता है डिफैक्टो। इसको कहता है, क्या कहता है, डिफैक्टो। वस्तुतः प्रतिनिधि। एक आदमी आता है, एक उदाहरण समझो, उसके माता पिता होते हैं, वो कौन होते हैं, बच्चे के नेचुरल गार्डियन। समझ में आ गया। कुछ अपने आप को माता पिता बना लेते हैं, होता है कि नहीं, डी फैक्टो, वस्तुतः बना लेते हैं। अरे मैं हूं इसका सब कुछ देखने वाला, ये प्रॉपर्टी मेरे को आनी चाहिए, वो होता है। आगे बात में इसको डी फैक्टो बोलते हैं, वस्तुतः। और जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू भरण पोषण एंड मेंटेनेंस एक्ट है, गार्जियनशिप एक्ट है, उसको ये मानने से मना कर दिया आज की तारीख में कि हर कोई अपने आप को, जैसे बच्चे के पास प्रॉपर्टी होती है, हर कोई अपने आप को डी फैक्टो तहत वस्तुतः संरक्षक बनाने की कोशिश करता है। बोला नहीं, हम तो केवल नेचुरल गार्जियन और जो न्यायालय द्वारा नियुक्त गार्जियन या वसीयती गार्जियन, उधर या वसीयत के द्वारा बनाया गया हो या न्यायालय द्वारा बनाया गया, उन्हीं को हम गार्जियन मानेंगे, और किसी को जो अपने आप को गार्जियन मानेगा उसको नहीं मानेंगे। पर हमने एनआर के अंदर ये उसको रखा है, जो ये बोलता है कि मैं इंटरफेयर करता हूं, आगे के बोलता है, उसको भी हमने एनआर माना। क्योंकि एनआर के ऊपर क्या होती है, जिम्मेदारी के साथ साथ में उसको क्या है, जजमेंट डेटर भी बनाया जाता है और जजमेंट डिग्री होल्डर भी हो सकता है ना। ये समझ में आ गया। ये है। तो हम वाद को आगे बढ़ाने के लिए कोई तो होना चाहिए, नहीं समझे। ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, इसके पक्ष में डिग्री आ गई, तो इसका एलआर डिग्री का भोग उठाएगा। अगर ये मर जाता है तो पैसा तो यही लेगा। तो ये चाहते हैं कि केस को आगे बढ़ाने के लिए हमें इसको बड़ा बनाना पड़ा एलआर को, क्योंकि ऐसे तो मामला ही खत्म हो जाएगा, अबेट हो जाएगा। अगर व्यक्ति की मृत्यु के बाद में मामला खत्म, पर ये हम लॉ चाहता है कि नहीं, वो आगे बढ़ता रहे। ठीक है, एंड ऑफ द डे डिसीजन हो, अधिकारों का क्या है, निश्चय रूप से अवधारण हो, इसीलिए हमने एलआर को बना रहे हैं। ये तो क्या जरूरत है, सीपीसी आईपीसी की तरह खत्म करो। जो मर्डर करने वाला व्यक्ति मर जाता है, उसके बच्चे को एलआर बनाते हैं क्या, नहीं तुम्हारे पिताजी की सजा अब तुम्हें मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। पर सिविल मामले में, अधिकार के मामले में मिलेगा। ठीक है, उसको एलआर बनाया जाएगा, क्योंकि अधिकार और संबंधित मामला है। और तीसरी बात ये कहता है,
कोई व्यक्ति है जिसने प्रतिनिधि रूप में वाद किया है, प्रतिनिधि रूप में। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है? जो बहुत लोगों के पक्ष में एक व्यक्ति को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई कॉलोनी है, कॉलोनी का क्या है, कोई मामला है, अब सारे कॉलोनी के आदमी तो केस नहीं करेंगे, उनमें से एक व्यक्ति केस करता है, उसे क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और वो उस वाद को क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अगर किसी व्यक्ति ने वाद किया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात जिस व्यक्ति को भी वो अधिकार या संपत्ति न्यस्त हुई है, न्यस्त मतलब यानी ट्रस्ट हुई है, आगे फॉरवर्ड हुई है, वो क्यों हो जाएगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखो, मैं अपनी कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ, ठीक है, तो मैं कोई भी कॉलोनी में बात होगी तो मैं सूट फाइल करूंगा। ठीक है, अगर बाई चांस मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे कॉलोनी के जो अदर मेंबर है वो उसको आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? तो वो क्या हो गए? एलआर हो गए मेरी कॉलोनी के। जी समझ में आ गया कितनी बड़ी बात है कि जो भी प्रतिनिधि के रूप में वाद लाया, उसकी मृत्यु के बाद में जो भी उस संपत्ति में अधिकार या कोई बात हो रही है, ठीक है, वो न्यस्त हुई है, न्यस्त मतलब ट्रस्ट हुई है, उसको आगे फॉरवर्ड हुई है, तो वो व्यक्ति भी क्या बन जाएगा? एलआर बन जाएगा। कौन समझ में आ गया? तो जो भी उपाध्यक्ष होंगे, महासचिव होंगे या मेंबर होंगे, वो केस को आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड करते रहेंगे, तो वो उस वाद के लिए क्या हो जाएंगे? एलआर माने जाएंगे। कौन सा समझ में आ गया? तो 3 तरह के व्यक्तियों को एलआर माना गया। वो जो मृतक की संपत्ति में प्रतिनिधित्व करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, और जिनको संपत्ति न्यस्त हुई है। तो 3 शब्द भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। मृतक की मृत्यु के बाद में प्रतिनिधित्व करते हैं, मृतक की मृत्यु के बाद में हस्तक्षेप करते हैं प्रॉपर्टी में, और तीसरा, तो यहां पर एक शब्द लिख लीजिए रिप्रेजेंट, यहां पर एक शब्द लीजिए इंटरमीडिएट, और यहां पर लिखिए इटसेल्फ डिवोल्व। क्या लिखा है? ई स्टेट डेवलप्स, डिवोल्व्स। क्या लिखा है? डिवोल्व्स। डिवोल्व मतलब मिलना, उसमें मिल जाते हैं, अधिकार मिल जाते हैं। ये समझ में आ गया? आप तो लिखिए संपत्ति न्यस्त हुई, इसमें हस्तक्षेप, इसमें संपत्ति न्यस्त हुई। आइए थोड़ा केस स्टडी लिख लेते हैं, एक केस स्टडी लिख लो इसमें फटाफट। क्या हुआ? केस स्टडी लिख लीजिए, इसके अंदर 1-2 केस है। ये पहले वाले में केस लिखो, पहले वाले में, इस पहले वाले के संदर्भ से समझना। ये क्वेश्चन बहुत आता है। पहले वाले के संदर्भ में लिखा, केस लिखा आंध्र प्रदेश वर्सेस श्रीनिवासन, आंध्र वर्सेस श्रीनिवासन। जो विल की जाती है, और विल में जिस वसीयतदार को जो प्रॉपर्टी न्यस्त होती है या प्रॉपर्टी जाती है, वो वसीयतदार क्या होगा? एलआर होगा। मैंने विल करी, मैं मर गया, और जिसको भी प्रॉपर्टी दी है वो क्या हो जाएगा? मेरा एलआर। तो वसीयतीदार एलआर होता है, विधिक प्रतिनिधि होता है। वसीयतीदार कौन होता है? जिसके पक्ष में वसीयत की गई है। ठीक है, दूसरा केस लिखिए, एलएस रेड्डी वर्सेस डीएम रेड्डी। एलएस रेड्डी वर्सेस डीएम रेड्डी। वो वाला पहला वाला है 1962 का, और दूसरा वाला केस है 1978 का, रेड्डी वाला। इसमें क्या कहा गया था? जो सर्वस्व डोनर होता है ना, मैंने बताया था ना, अभी टीपी पढ़ा था, ठीक है, दान पढ़ा था आपने, जिसको सर्वस्व दान दे दिया जाता है, ठीक है, तो जिसको भी दिया है सर्वस्व दान, वो क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति का एलआर हो जाएगा, जिसने दान दिया है और जिसको दिया है दान, ठीक है, सर्वस्व दाता, वो क्या हो जाएगा? एलआर हो जाएगा। एक केस का नाम लिखिए, राजाराम वर्सेस माता प्रसाद। राजाराम वर्सेस माता प्रसाद। सर ये पहले वाले में होती है। हाँ, एक मिनट, आप बताइए चंदन जी। सर ये पहला पॉइंट है, उसमें लिखने ना सर दोनों तीनों केस। हाँ,
ये सारे क्या है, मैं एक तरह से क्लासिफाइड कर ये, हाँ ये मैंने क्लासिफाइड कर दिया है। नहीं तो अगर आप वहां उसे बताने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपके केस स्टडी करोगे तो वहां पर ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए क्या है इनको मैंने इस पे लिख रखा है। नहीं तो अदरवाइज जब एलआर का क्वेश्चन आएगा तो ठोक दो आप, तो नहीं बस सीधी सीधा, तो वहां बताने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये पहले पॉइंट में आ रहे हैं। ठीक है, लिखिए राजा राम वर्सेस माता प्रसाद 1972 का केस लिखिए। जो बीमा पॉलिसी होती है उसके अंदर जो नॉमिनी बनता है, तो बीमा पॉलिसी में नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, नॉमिनी कहते हैं, नाम निर्दिष्ट व्यक्ति। नॉमिनी भी क्या होता है, एलआर होता है। तो कोई कहता है ना मैं एलआर नहीं हूं, कोई बीमा पॉलिसी हो या फिर क्या है आपका जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसमें नॉमिनी होता है ना, फट से देख लो कि कौन नॉमिनी है कि नहीं है, झूठ बोल रहा है, एलआर उसी को बनाने की इच्छा थी उसकी। ठीक है, तो जो बीमा पॉलिसी है या कोई यहाँ पे भी उसको नॉमिनी बनाया है, वो नॉमिनी भी क्या होगा, एलआर होगा। आगे बात समझ में? आइए दूसरा देखिए, केस का नाम लिखिए दुर्गा राम वर्सेज यादव राम। हाँ चंदन जी बोलिए। अच्छा माइक खोलिए था। 2011 का केस है, इसके अंदर क्या बताया था, मुझे इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा दिमाग लगवाऊंगा मैं। जब शादी हो जाती है तो पति की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करेगी वो, ठीक है, क्या उसके अपने घर की प्रॉपर्टी में कर सकती है क्या वो? नहीं कर सकती, सारे अधिकार चले जाते हैं एक तरह से। अगर देखा जाए, अगर थोड़ा सा देखा जाए तो वहां पर अगर कोई बात ऐसी हो जाती है, ठीक है, तो उसका अपने जो माता मटेरियल जो भी माता के पक्ष या पिताजी के पक्ष है लड़की के, वहां पे उसके सारे राइट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वो अब क्या है, जो उसके जो फैमिली अब चेंज हो गई है, तो अब वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव किधर होगी, औरत, वो अपने पति की साइड की होगी। ये समझ में आ गया? परंतु इस केस में क्या कहा था, इस केस में क्या हुआ था कि जो औरत थी उसके शादी के 15 दिन बाद ही क्या है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ठीक है, अब वो अपने घर में नहीं रही थी, अब वो अपने मायके आ गई थी, और मायके आ गई थी तो वहां पर अपने पिताजी के या माताजी के घर संपत्ति में वो बैठी थी, रह रही थी, और वहीं पे बिजनेस कर रही थी। चीज समझ में आ गया? और वहीं पे जो भी आजीविका कर रही थी वो कर रही थी, उसका एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो एलआर किसे मानेंगे? उस महिला की। पति की तो पहले दिन ही 15 दिन बाद ही हो गई थी, फिर बाद में कुछ समय बाद उसकी महिला की भी डेथ हो गई, तो उसके विकलांग भाई, तो इसमें लिख लीजिए विकलांग भाई और अविवाहित बहन जो उसी पर आश्रित थी, विकलांग भाई और अविवाहित बहन को एलआर माना। और ये क्या है, ये हस्तक्षेप किया था उसने। और ये देखो, वैसे तो उनके बच्चों का उस के राइट बन जाता है। आप खुद सोचो, अगर कोई जैसे आपके उसमें यही वाली बात हो रही है कि एक औरत है, औरत की शादी हो गई है, मैरिज हो गई है, तो वो मरेगी तो उसकी प्रॉपर्टी ऑब्वियसली है कि उस मेल के घर में जाएगी। मेल एक्सपायर हो गया तो उसके बच्चों को जाएगी या कुछ और भी जाएगी, बच्चे तो है नहीं है, परंतु ये क्या अपने मायके आ जाती है और वहां पर रहने लगती है। तो देखो, इसके भाई और इसकी बहन वो इंटरवेट करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। जी समझ में आ गया? ये क्या डिपेंडेंट है, डायरेक्ट नहीं बन रहे, ये हस्तक्षेप करते हैं दोनों बहन भाई। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से आश्रित थे उसके ऊपर, डिपेंडेंट थे, तो अब वो उसकी प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसीलिए उनको एलआर माना है। चीज समझ में आ गया? ये परंतु देखो, एक केस के अंदर क्या है, बहुत अच्छा केस है, उसके अंदर ये कहा था कि अगर किसी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु हो जाती है,
पत्नी की, तो उसका एलआर कौन होगा? जनरली उसका पति। ये समझ में आ गया? अब पति की भी मृत्यु हो जाती है तो पति की माता अर्थात सास कभी भी एलआर नहीं होगी। ये याद रखना, एक केस में बताया था। तो ये थोड़ा सा क्या है, हम तो जनरली एलआर का मतलब रिश्तेदार, एक जो माइंडसेट ये बना हुआ है ना, क्योंकि उस औरत की प्रॉपर्टी में इसका कोई राइट नहीं बनता। अगर सक्सेशन एक्ट भी देखेंगे वहां भी ये कह रहा है कि मृतक की जो औरत होगी ना, उसका हस्बैंड या उसके बच्चे ही लायबल होंगे, उसकी सास का कोई अधिकार उसमें नहीं बनता, इसीलिए उसे एलआर नहीं माना है। तो एक छोटा सा पॉइंट लिख दीजिए, मृतका की मृत्यु, ठीक है, तो पति एलआर होगा, और यदि उसकी भी मृत्यु तो पति की माता अर्थात सास एलआर नहीं होगी, क्योंकि वो उस औरत की प्रॉपर्टी में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वाइफ मर गई, हस्बैंड मर गया, तो सास को सारी प्रॉपर्टी लेने के लिए एलआर बन के आ गई। लोग कहता है नहीं, आपका कोई राइट नहीं, आप अपने पति के में लो। अपने पति, आपका बेटा मरता ना तो आप अपने बेटे के में ले सकते हैं, पर बहू की प्रॉपर्टी में से आपका कोई राइट नहीं बनता, हस्तक्षेप नहीं। तो बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज पढ़नी पड़ती है चीजें। तो एलआर का समझ में आ रहा है आपको? और ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो मैंने बहुत आसान तरीके से बता दिया कि कोई अगर प्रतिनिधि वाद करता है तो वो मर जाता है, तो उसके बाद जो भी उसका राइट बनता है, जो भी उसको प्रॉपर्टी जाएगी किसी अन्य व्यक्ति को, ठीक है, तो वो अन्य व्यक्ति क्या हो जाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, केस इसमें मैं बता दूंगा आपको, हैदराबाद वाला केस था एक, ठीक है, तो मैं बता दूंगा आपको। तो ज्यादा केस स्टडी पे मत जाना, ठीक है, बस जो मैं दिखा रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अब थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा डीपली कर लेते हैं, नहीं, क्योंकि ऐसा पढ़ने से कोई मजा नहीं है। बेसिक तो ज्यादा याद रहना ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक बार केस स्टडी को, ये नहीं कह रहा कि केस स्टडी 4 चांद लगाती है, ठीक है लगाती है, पर ये ज्यादा मैटर करता है। ये नहीं लिखा केस स्टडी लिख रहे हो कोई मतलब नहीं लिखा, फैक्ट लिख रहे हो कोई मतलब नहीं लिख रहा। जी समझ में आ रही है? फैक्ट भी आप लिख के जा रहे हो और केस नहीं लिख रहे, वो गलत कर देगा, क्योंकि हर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस अलग अलग होती है। केवल आप फैक्ट लिख के आगे कि एक सास को नहीं मिलेगा, अरे नहीं, वहां पर उस प्रॉपर्टी में नहीं है, परंतु अगर कोई बीच में अगर कोई हिस्सा दिया हो, दान दिया हो उसकी सास ने, तो या कोई गिफ्ट किया हो तो मिल जाएगा। तो ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस विद केस स्टडी लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आइए। तो नॉमिनी बना सकते हैं, हाँ बना दिया तो बनी जाएगी। सास को अगर नॉमिनी बना दिया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हो गई। मैं क्या कह रहा हूँ, सर्कमस्टांसेस डिपेंड करेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है इसी के अंदर, इसको आप आगे बढ़ाते हैं। तो लिखिए, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। विधिक प्रतिनिधि कौन होता है? विधिक प्रतिनिधि कौन होता है? क्या अवयस्क को, क्या माइनर को एलआर बनाया जा सकता है? क्या माइनर को, बताइए। आयुषी, आयुषी है क्या क्लास के अंदर? आयुषी जाना नहीं। हाँ सर, वो इधर ही। आपकी कौन सी क्लासेस चल रही है अभी फिलहाल? अभी तो नई वाली सीआरपीसी चल रही है। टाइमिंग वही है, 8 से 9:30 तक है। तो आज तो गीता पाठ है ना, तो छुट्टी है आज की। अच्छा, एक बच्चे की छुट्टी रहती है। चलो बताइए मैडम, इसका आंसर बताइए। क्या माइनर को नॉमिनी माइनर को एलआर बनाया जा सकता है? माइनर को एलआर, याद करो, ऑर्डर है क्या कुछ? क्या ऑर्डर है क्या कोई? चित और अवयस्क कोई ऑर्डर है क्या मैडम अवयस्क से संबंधित? क्या अवयस्क वाद ला सकता है? तो ऑब्वियसली एलआर बनाया जा सकता है। क्यों? अवयस्क का और ऑर्डर 32 अवयस्क के द्वारा वाद लाया जा सकता है। ठीक है, तो वो खुद नहीं लाएगा, कौन लेके आएगा? उसकी ओर से वाद मित्र के आधार पर। तो ये याद रखना, उसको एलआर तो माना जाएगा भाई। रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा वो?
हाँ। उत्तराधिकार के रूप में या किसी, तो वो होगा तो सही है, एलआर तो माना जाएगा, पर सूट नहीं ला सकता। सूट कब लाएगा, ये समझ में आ गया। अगर उसके पक्ष में लाना है तो वो क्या है, वाद मित्र के माध्यम से लाएगा, और उसके विरुद्ध है तो संरक्षक के माध्यम से लाएगा। ये समझ में आ गया। तो एलआर को सॉरी माइनर को एलआर बनाया जा सकता है। ये समझ में आ गया आयुषी। ऑर्डर 32 के अंदर माइनर आ जाता है। आपने देखना, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो है ना